आज से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को गणित पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सीजी बोर्ड का है। ठीक है, इससे पहले मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहा था। वही एनसीईआरटी बुक जो है वो सीजी में भी है, लेकिन मॉडल जो है प्रबोध और नवबोध और युगबोध जो है ना अलग अलग तरीके से इसे लाया है। इसलिए एनसीईआरटी जो बुक है चल तो रहा है एनसीईआरटी, लेकिन युग जो है प्रबोध युगबोध और नवबोध कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मैं उन्हीं के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो चलो, सीजी बोर्ड वाले के लिए ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं के लिए सिर्फ सीजी बोर्ड वालों के लिए, क्योंकि ये सीजी बोर्ड का बुक है। हो सकता है एमपी में भी चल रहा होगा तो एमपी वालों का भी काम आ सकता है। तो आप लोगों को चलो मैं बताता हूँ। अध्याय 1 में है समुच्चय। समुच्चय वाले टॉपिक में चलते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं भाई? तो देखो, समुच्चय हम उन चीजों को कहेंगे जिनके बारे में हमें पता है, जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं। जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते उन्हें हम समुच्चय नहीं कहेंगे। एग्जाम्पल, अल्फाबेट में कितने अक्षर होते हैं? अल्फाबेट में हिंदी का अगर वर्णमाला बोलो तो उसमें 52 वर्ड होते हैं, 52 मतलब वर्ण होते हैं। और इंग्लिश में आते हैं तो 26। तो ये दोनों डिसाइड है ना। तो डिसाइड चीजों के लिए हम क्या कहेंगे? समुच्चय का उपयोग करेंगे, और जो डिसाइड नहीं कर सकते उसको हम असमुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया समुच्चय असमुच्चय? चलो मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के प्रश्न में जाता हूँ और एग्जाम्पल के प्रश्न से आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करें एग्जाम्पल के प्रश्न से। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल का पहला प्रश्न क्या लिखा है भाई? यहाँ पे देखो, वर्ष के उन सभी महीनों का संग्रह जो ऐप से प्रारंभ होते हैं। ऐप से प्रारंभ होते हैं, कौन सा है भाई ऐप से प्रारंभ होने वाला? आप ऐसे ही देख लो, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ ना आंसर। जनवरी, फरवरी, ठीक है, फरवरी ऐप से होगा, ठीक है, एफ फरवरी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फरवरी के अलावा किसी में भी एफ नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वर्ष के उन सभी महीनों में सिर्फ फरवरी बस है, इसका आंसर होगा। क्योंकि फरवरी जो है फ से शुरू होता है और फ का मतलब इंग्लिश वर्ण में देखा जाए तो एफ है। तो यहाँ पे पहला का आंसर मिल गया, फरवरी। दूसरा देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब जे से प्रारंभ होने वाला, इसको भी देख लेते हैं अल्फाबेट के हिसाब से। तो क्या कैसे करोगे? फिर से करोगे। जनवरी, देखो जनवरी यहाँ पे आ गया, एक आपका आंसर मिल गया जनवरी। फरवरी है क्या? फरवरी को चेक करो तो यहाँ पे फरवरी नहीं है, ठीक है। मार्च देखो भी नहीं है। जहां पे ज का उपयोग होगा ना आगे में, सिर्फ उसी को लेना है। अप्रैल, मई, देखो जून आ रहा है और जुलाई आ रहा है। तो जनवरी, जून और जुलाई 3 मिल गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? जे से शुरू होने वाला अक्षर, जे से मतलब ज से शुरू होने वाला अक्षर। तो जनवरी हो गया, जनवरी, जून और जुलाई 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? जे से प्रारंभ होने वाले जो वर्ष के सभी महीने का संग्रह कह रहा है, तो जनवरी, जून और जुलाई इसका आंसर होगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा में क्या दिया है भाई? दूसरा एग्जाम्पल में दिया हुआ है संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? 11 बल्लेबाजों को ढूंढो। कैसे ढूंढोगे? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों समुच्चय नहीं होगा? क्योंकि संसार के 11 बल्लेबाज बोल रहा है। कोई बल्लेबाज जो है किसी मैच में अच्छा प्रदर्शन करता है और किसी मैच में वो जीरो में ही आउट हो जाता है, तो क्या वो सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा? नहीं। हर बल्लेबाज के साथ ऐसा है, हर बल्लेबाज, एक नहीं, हर के साथ जो भी बल्लेबाज है ना, किसी न किसी मैच में जीरो में आउट हुआ है, किसी ने किसी में 5 रन बनाए, किसी न किसी में 10 रन बनाए, हो सकता है किसी में वो 150 रन बनाया होगा, 200 रन बनाया होगा, लेकिन कई समय तो वो कम रन बना रहा है ना। तो क्लियर नहीं बता सकते कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। तो सर्वश्रेष्ठ के बारे में कभी भी जानकारी आप नहीं बता सकते। हाँ, बेस्ट प्लेयर है कह सकते हो, वो भी बेस्ट नहीं बता सकते। चलो कुछ भी नहीं बता सकते यहाँ पे, क्योंकि बेस्ट भी नहीं बता सकते ना सर्वश्रेष्ठ बता सकते, इसको निकाल ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा कि ये औचित्य नहीं है, मतलब समुच्चय नहीं है। पहला समझ में आ गया। दूसरा देखो, विश्व का सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। अब देखो, विश्व का सबसे खतरनाक जानवर का संग्रह कह रहे हैं, क्या ये भी सही है? ध्यान दो, नहीं, ये भी समुच्चय नहीं है, ठीक है, मतलब औचित्य नहीं है। इसको भी समझो कैसे। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि सबसे खतरनाक जानवर में शेर है, कुछ लोग कहते हैं बाघ है, कुछ लोग कहते हैं चीता है, कुछ लोग कहते हैं सांप है। नहीं, सांप काटता है तो डायरेक्ट मृत्यु हो जाता है, इस तरह से। तो किसको किसको आप सबसे खतरनाक जानवर मानोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है।
लोगों का कहना ही अलग अलग है, थॉट ही अलग अलग है, किसी का थॉट मैच ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी इसको भी नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये भी औचित्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको भी नहीं निकाला जा सकता। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला देखने वाले हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा कहाँ है, अभी एग्जाम्पल को मैं आपको बता रहा हूँ ना। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न में क्या दिया है भाई। तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग करता है। मतलब इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू अथवा नॉट बिलोंग, नहीं बिलोंग नहीं करता है, ये क्रॉस है तो बिलोंग नहीं करता है, लगाना है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, तो देखो ए के साथ एक का संबंध है, एक के साथ दो के संबंध है, एक के साथ तीन का संबंध है, एक के साथ चार का भी संबंध है, एक के साथ पांच का संबंध है और एक के साथ छह का संबंध है। छह तक की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, पांच है यहाँ पे और एक के साथ संबंध है कि नहीं पूछा है, क्या होगा यहाँ पे बताओगे। जैसे कि मैंने बताया ना, एक से लेके छह तक के ए के साथ संबंध है, मतलब यहाँ पे बिलोंग आएगा। इसी तरह से आठ के साथ ए का संबंध है क्या, नहीं है, तो क्या लिखोगे, बिलोंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आठ नहीं है, यहाँ पे क्या है एक से छह तक है, इसलिए ये बिलोंग नहीं करता है। देखो यहाँ पे जीरो और ए दिया है, जीरो और ए में देखो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो ए के साथ ये बिलोंग नहीं करेगा, नॉट बिलोंग आएगा यहाँ पे। ठीक है, चार में देखो, चार में क्या लोगे, चार बिलोंग करता है तो बिलोंग लेना है, क्योंकि एक से चार, एक से छह बिलोंग करे तो चार भी बिलोंग करेगा। यहाँ भी दो भी बिलोंग करेगा, 10 बिलोंग नहीं करेगा। समझ में आ गया तीसरा भी। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में क्या दिया है, ध्यान से देखना। चौथा प्रश्न में है यहाँ पे ए से लेके कितने तक संख्या दिया है, मतलब ए में ए बराबर 1 से लेके 10 तक संख्या गया है, और यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थानों के वही प्रतीक है, बिलोंग करता है बिलोंग नहीं करता है। तो आपको पता चल गया बिलोंग कब करेगा कब नहीं करेगा, तो इसको मैं छोड़ दूं। समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो पांचवा प्रश्न में आते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न में यहाँ दिया है, समुच्चय x अनुपात x एक धन पूर्णांक है और एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से बड़ा है 40 को रोस्टर रूप में लिखे। रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा है, कैसे लिखोगे भाई, तो यहाँ पे एक्स का मान रखते जाओगे जो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 40 से। कैसे, देखो यहाँ पे उत्तर समझो, ठीक है, यहाँ पे जो उत्तर दिया ना बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे, पर आपको मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, एक्स है, एक्स का मान अगर मैं एक रखता हूँ तो एक का वर्ग करूंगा तो ये 40 से अधिक हो रहा है क्या, वर्ग करने पर नहीं हो रहा है, एक का वर्ग एक ही होगा, मतलब 40 से अधिक नहीं हो रहा है, तो एक इसका एक आंसर निकल गया। दो रख के देखता हूँ यहाँ पे, तो दो रखूंगा तो दो का वर्ग करो कितना होगा, 4, 40 से ज्यादा है क्या, नहीं है। तीन रखो, तीन, तीन गुणित तीन कितना होगा, 9 होगा, तीन का वर्ग करने पर 9 आएगा, 9 भी 40 से अधिक नहीं है। चार का वर्ग करने पर 16 आएगा, 40 से अधिक नहीं है। पांच का वर्ग करने पर 25 आएगा, 40 से अधिक नहीं है। छह का वर्ग करने पर कितना आएगा, छह का वर्ग करने पर 36 आ रहा है, 40 से अधिक नहीं है। सात का वर्ग करते हैं तो 49 आ रहा है, 40 से अधिक हो रहा है। तो रोस्टर रूप में लिखने के कहा है तो कितना तक संख्या जाएगा, जो 40 से अधिक नहीं हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए, तो 1 से लेके 6 तक। तो देखो यहाँ पे आ गया 1 2 3 4 5 6, इसीलिए रोस्टर रूप में लिखा गया है, 1 से लेके 6 तक को लिखा गया है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखें। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे छठवां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखे। ठीक है, रोस्टर रूप में लिखने के लिए कहा है। पहला क्या है, ए का देखो, ए बराबर दिया एक्स अनुपात एक्स एक पूर्णांक है और दो से लेके 9 तक दिया है, मतलब इसके अंदर कितनी संख्या आएंगी, आएगा बताओ मुझे। देखो मैं इसका आंसर आपको देता हूँ, एक मिनट कहाँ पे है, एक पेपर देख लेता हूँ, पेपर में मैं आपको देता हूँ, ठीक है, यहीं पे है पेपर, मैं बताते चलता हूँ आंसर को। देखो समझते जाना ना आप लोग। यहाँ पे एक मिनट और इसे ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा दिखाई दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखो, देखो कितना संख्या दिया है, 2 से लेके 9 तक, मतलब माइनस में दिया है 2, तो माइनस में हम लेंगे 1 लेंगे, फिर 0, फिर +1, फिर 2, फिर 3 4, ठीक है, 5 6 7 और 8। 9 नहीं होना चाहिए और ना ही -2 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, ये इसका आंसर है। देख लो इस तरह से इसे लिखा जाता है, तो ए का मान क्या आ गया, ये, तो ये क्या है, इसका आंसर है। समझ में आ गया पहला। दूसरा देखो, बी बराबर दिया है, क्या है, बी बराबर
x अनुपात x संख्या 10 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 10 से कम होना चाहिए कह रहा है ना, तो 10 से कम क्या है, प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है भाई, प्राकृतिक संख्या के बारे में आप लोगों को पता होगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है। 0 को आपको नहीं लेना, 1 2 3 इस तरह से 4 5 6 7 8 और 9, 10 से कम का है, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ तक होगा। तो बी का आंसर क्या आ गया, 1 से लेके 9 तक आ गया। समझ में आया। सी को देखो, सी में क्या दिया है, सी बराबर दिया है एक अभाज्य संख्या जो 60 को जो मतलब 60 की भाजक हो, ठीक है, 60 की भाजक है, तो 60 की भाजक निकालना है, अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। तो क्या क्या हो सकता है भाई, तो इसको कैसे निकालोगे, तो चलो इसको भी मैं बताता हूं आपको। तो देखो मैं इसे थोड़ा सा आगे ले जाता हूं, ठीक है। क्या करेंगे, तीसरा प्रश्न का आंसर निकाल रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे 60 को इस तरह से लिख लेते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो आसानी से आंसर आ जाएगा। पहले सबसे छोटी संख्या 2 से देके देखते हैं, ठीक है। 2 से देंगे तो 2 2 तिया 2 शून्यम आ गया, फिर 2 से जा रहा है तो 2 एकम 2 पंचे 15 बार में गया, फिर अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंचे और फिर 5 एकम, ठीक है, 5 एकम। तो देखो क्या क्या आया, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, तो ये तो 2 आ रहा है ना, 2 से तो 2 जो है अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे 2 को एक ही बार ले लो, ठीक है। इसके बाद 3 है और 5 है, तो 2 3 5 क्या होगा, इसका आंसर होगा। समझ में आ गया, सी का आंसर क्या रहेगा, 2 3 5, यही क्या है, इसका आंसर है। ये तीनों संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, जो 60 को पूरी तरह से भाग कर रहा है। समझ में आ गया, भाग जाने का मतलब होता है शेष एक भी नहीं बचना। इसके बाद देखो चौथा प्रश्न, देखो चौथा प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखो डी बराबर रायपुर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सभी अक्षरों का समुच्चय कैसे लिखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो डी बराबर RAIPU, ठीक है, ये समुच्चय है। तो जो डबल आया ना उसको आपको नहीं लिखना है, क्योंकि उसे एक बार लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है। समुच्चय बताने के लिए सिर्फ उस अल्फाबेट को या उस नंबर को एक ही बार लिखना है। तो देखो रायपुर में, यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे कोई डबल है क्या, तो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये बार बार मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है। देखो यहाँ पे R 2 बार आ रहा है, ठीक है, तो R को एक बार लिखेंगे, बाकी सभी एक एक बार आ रहा है, तो सबको एक एक बार लिख रहे हैं, ठीक है। जो डबल आएगा उसको भी आपको एक बार लिखना है, यही कहलाता है समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का नियम आपको समझ में आया। बाकी जो प्रश्न बचे हैं ना उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, पूरा एग्जाम्पल भी बताऊंगा और पूरा प्रश्नावली भी बताऊंगा।